मैं सरमन भारत टीवी की ओर से मणिराम आपके सामने आज से 1 अगस्त से एक नया आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं कि इतिहास के झरोके से जो ऐतिहासिक हमारी महापुरुष जितने हुए हैं, तो ऐतिहासिक विरासत जो है उस विरासत को जानें। आओ हम ऐतिहासिक विरासत को जानें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा, बाबा साहब ने कहा, साहब कांशीराम जी ने कहा कि जो कौम इतिहास को भूल जाती है वो नए इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो नया इतिहास नहीं बना सकती, नए इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती, इतिहास नहीं लिख सकती। ऐसा हमारे महापुरुषों का मानना था। तो आज हम बाबा साहब की या भगवान बुद्ध से लेके साहब कांशीराम जी तक के जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की हर सप्ताह कोई न कोई एक स्टोरी लेके हम आएंगे। उनके जीवन वृत्तांत पे हम कोई बात रखेंगे। बाई चांस आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त में एक हमारे बहुत क्रांति पुंज एक योद्धा के जन्म दिवस है। आज 100 साल उनके जन्म दिवस उनके जन्म को हुए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक पूंजी है, वो हमारी एक कैपिटल है। कार्ल मार्क्स ने एक दास कैपिटल लिखी 1848 में। वो वैसे ही हमारे इस देश के लिए, पूरे बहुजन आंदोलन की बात नहीं कर रहे, देश के लिए बहुत बड़ी विरासत है। ऐसी शख्सियत की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसी शख्सियत का जन्म 1 अगस्त 1920 को एक वाटे गांव है सांगली ज़िले में, महाराष्ट्र में वाटे गांव में सांगली ज़िले में, वहाँ पे जन्म हुआ। धीरे धीरे वो, क्योंकि घड़ी की सुइयाँ तो 24 घंटे काम करती है, तो इसी तरीके से वो 6 वर्ष के हुए तो उनके माँ बाप ने चाहा कि उनको स्कूल में पढ़ाया जाए। अभी वहाँ 1920 के बाद 26 में आते आते अंग्रेज़ों का राज ठीक ठाक काम कर रहा था और स्कूल में कुछ जगह, स्कूल में ऐसे महाराष्ट्र के कुछ स्कूलों में अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भी या ऐसे लोगों को स्कूल में जाने का मौका मिल सकता था। उस बालक को भी चाह बनी, उनके पेरेंट्स की चाह बनी, माँ बाप की इच्छा हुई कि मैं अपने बच्चों को, जो लोगों के बच्चे उसके घर के आगे से निकलते थे बस्ता उठा के, तो उनके माँ बाप को भी लगा क्यों ना हम अपने लाडले बेटे को भी स्कूल में दाखिल करवा दें। उनके कहते हैं होनहार बीरबान के होत सीखने पात, पुरानी कुछ कहावतें हैं। कितनी सच है कितनी झूठ है मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियाँ उनके माँ बाप की ऐसी रही होगी। उन्होंने स्कूल में बैठाने के लिए छोड़ के आए। थोड़ी देर बाद वो बच्चा घर आ गया। आके उन्होंने शिकायत की, क्या हुआ? कहता मेरे टीचर ने मुझे बिठाया नहीं। क्या कहा? कि तुम मांग जाति के हो, अछूत हो, तुम अछूतों को पढ़ाया नहीं जाएगा इस स्कूल में। उनके परिवार के लोगों ने जाके टीचर से फिर बात की कि भी देखो अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसका रुचि नहीं है पढ़ने में। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर उसको छोड़ के आए। अगले दिन फिर टीचर ने कुछ देर बाद उसको भगा दिया कि तुम मांगों को, तुम्हें अछूतों को तुम्हें पढ़ लिखे क्या करना है, जाओ भाग जाओ। तो ऐसा तिरस्कारपूर्ण जो वहाँ जो टीचर था, वो भी एक ऐसी जो 2500-3000 साल से चली आ रही, जो जन्म के आधार पर जाति आधारित व्यवस्था जो थी, जहाँ मनुस्मृति का, अंग्रेजों का राज में भी मनुस्मृति का प्रभाव हमारे समाज के सामाजिक जीवन पे था, आर्थिक जीवन पे था। हमारे उद्योग, हमारे काम, हमारे धंधे वर्ण व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किए हुए थे। उस व्यवस्था का वो शिकार टीचर भी न्याय नहीं कर सका ऐसी शख्सियत के साथ। उसको क्या पता था कि मैं एक ऐसे हीरा को अपने पास से भगा रहा हूँ। वो धीरे धीरे जवान हुए, खेलते कूदते, स्कूल का रास्ता तो उनका बंद हो गया था। किसी एक और पादरी स्कूल में उनको पढ़ने का मौका मिला। 4th क्लास तक वो पढ़ पाए, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाए। 19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी हुई तो घर गृहस्थी की जिम्मेवारी आन पड़ी। अब घर गृहस्थी की जिम्मेवारी आन पड़ी तो 1940 के आसपास, शादी के लगभग 1 साल बाद, उनको अपने काम धंधे के सिलसिले में अपने गांव से अपने सांगली से
लगभग 400 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर मुंबई आना पड़ा। मुंबई आके, अब वो मुंबई तो आज की मुंबई नहीं थी, अंग्रेज़ों का राज था, और इतनी मिलें थी, इतने इंडस्ट्री थी कि वहाँ सुबह जब उसके 9 बजे मील का जो वो बजती थी, सायरन बजता था, तो बहुत बड़ी रेलम पेल, बहुत ज़्यादा मानव, समुद्री मानव की तरह जो पूरा सड़कें भर जाती थी, साइकिलों से, पैदल, हाथ में टिफिन लिए हुए, भागम भाग, ऐसा रेलम पेल था। ऐसी जगह में उनको भी एक काम मिल गया, और वो युवा को अब काम पे सिलसिले में वो उन लोगों के साथ धीरे धीरे फैक्ट्रियों में काम करने लगे। ऐसे चलते चलते वामपंथी विचारधारा के कुछ संगठन के लोग थे जो वहाँ ट्रेड यूनियन की कुछ बातें बताते थे। उन ट्रेड यूनियन की बातें सुनते सुनते उस युवा के मन में भी कुछ बातें आई। अब क्योंकि जो बाल मन में जो गांव के स्कूल के अध्यापक ने जो उसके साथ भेदभाव किया, वो भेदभाव की, कार्ल मार्क्स की, दूसरी लेनिन की, वो सारी बातें जो है ट्रेड यूनियन के लोग बताते थे, रशिया की क्रांति की बातें बताते थे, तो इनकी बातों की, इनके दिमाग में ये बात आई कि अगर हो ना हो ऐसा, अगर मेरे भारत में ऐसा हो जाए तो हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार मिलेगा, जीने का अधिकार मिलेगा, रोटी और रोजी का इसका। तो उसके मन में ये सारी बातें आई, तो उनको भी लगा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा और कोई बढ़िया काम नहीं हो सकता। तो वो उसमें इंडस्ट्री में काम करते करते इसके साथ भी जुड़ गए। उनका जुड़ाव वामपंथी विचारधारा के साथ सीधा हो गया, और वामपंथी विचारधारा के साथ सीधा होने की वजह से एक मौका उनको ये मिला कि ट्रेड यूनियन में काम करते करते उनको सोवियत रूस में जाके आने की उनकी पहली इच्छा थी। जब सोवियत रूस में वो गए, उन्होंने जाके देखा कि समाजवादी व्यवस्था क्या होती है, मजदूरों का राज कैसा होता है, और वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, सामाजिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं था, सबके अच्छा रहन सहन, खान पान, हर साल की इतनी अच्छी व्यवस्था उनको देख नज़र आई। वो लगा क्यों ना हमें इस व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए, ये व्यवस्था जो है इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अभी इधर से जो आज़ादी का आंदोलन चल पड़ा था, इधर से आज़ादी का आंदोलन की गूंज हो रही थी, और उधर से जो है वो युवा एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ के, और कुछ है उनके अब कलम, अब इतना हिंदी का उनका, वहाँ का मराठी का पढ़ना लिखना तो उनको आता ही था, तो उनके अंदर जो कुछ विचार आते थे अपने साथियों को बताते थे, तो उन्होंने कहा ये लिख लिया करो। उन्होंने उस चीज़ को लिखना शुरू कर दिया। देर रात तक वो लिखते रहते, उनके मन में जो भी बातें होती, जो भी घटनाएं होती, जो गांव की दूसरी अखबारों में दूसरी जगह पढ़ते, और कोई इधर उधर घटनाएं थी, वो लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, कलमबद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसी सारी बातें जब उनके सामने आई तो लिखते गए, और कितने ऐसे लिखते लिखते उनको इतना अथाह भंडार उनके पास हो गया। और उनकी जब कहानी, जब बल्लाज सानी और जैसे ऐसे लोग जो वामपंथी विचारधारा के लोगों का एक, वहाँ की मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ग्रुप उस वक्त काम करता था, आज भी है लेकिन उस वक्त ज़्यादा था, इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। तो जो उनके वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जो उनका अपना इप्टा था। वो एक कलाकारों को मौका भी देते थी, उनको ट्रेनिंग देती थी, उनको सारी बातें, वो प्रशिक्षण वैसे दिया जाता था। इप्टा में वो जुड़ गए, और इप्टा में जुड़ के उन्होंने बहुत कुछ कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, नाटक, नुक्कड़ नाटक, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखने, पद्य, कविता, सब कुछ लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और इप्टा को भी एक ऐसे राइटर की, एक ऐसे युवा की ज़रूरत थी जो है, तो वो साथ साथ इंडस्ट्री में काम करते, साथ साथ इप्टा में काम करते, और उसके बाद किस वक्त थक हार के टूट के अपने कमरे में, जो एक दड़बानुमा छोटा सा 8 बाई 8 का एक कमरा, तो उसमें आके वो पड़ जाते। ऐसी उनकी हालात उस वक्त रही। ऐसे संघर्ष में ऐसा उन्होंने संघर्ष करते हुए, और ऐसी चीज़ वो लिखते गए, ऐसी चीज़ों में ढलते गए। अब 14 अगस्त 1947 का दिन आया, 15 अगस्त का दिन था, देश आज़ाद हो चुका था, और तब तक वो युवा आते आते 47 तक 27 साल की उम्र का वो हो गया था। और 27 साल के युवा को इस बात का पता चल गया था कि अब इस देश में कुछ नया कुछ हो रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये जो अंग्रेज़ यहाँ से चले जा रहे हैं, और दूसरे लोग जो इस देश के अंदर, जिनको राजनीतिक चाबी जिनके हाथ में आई है, जिनकी राजनीतिक सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई है, ये लोग कौन हैं?
अब तब तक तो वामपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा ये पता चल गया था कि कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये जो है ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये बातें भी उनको धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। क्योंकि उधर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का आंदोलन भी, महाड़ आंदोलन, दूसरे आंदोलनों को जो उनको इतिहास में कुछ चीज़ों का पता चल गया था, कुछ बातों का उनको पीछे से जब वो पढ़ना लिखना शुरू किया तो जो कोई व्यक्ति लिखता है वो पढ़ता भी है, तो उनको कुछ पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर है, बाबा साहब जो अछूत है और महार जाति में पैदा हुए हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो इतना कुछ करते हैं। तो उनका धीरे धीरे जो है ना एक और ठिकाना बनने शुरू हो गया था कि वो डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ चीज़ें, साहित्य जो डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब जो कुछ रिसाला, वो किताब, वो मूक नायक और दूसरी किताबें निकाल रहे थे, उन्होंने बाबा साहब ने जो जो चीज़ें उनके पास उसको मिल जाती थी वो पढ़ने का, उनको वहाँ पे उनके प्रेस में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनको लगा कि कहीं न कहीं यहाँ भी कुछ है, जो वहाँ मैं जो काम कर रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए यहाँ काम भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका झुकाव बाबा साहब की तरफ हो गया, और बाबा साहब की तरफ झुकाव होने की वजह से तो इप्टा के लोग देख ही रहे थे, वामपंथी लोगों को भी नज़र कुछ आ रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कि ये जो है कब बीच बीच में वो मिस मारने लगे थे। उसका वहाँ जो इप्टा में थिएटर में बहुत कम जाते थे, कम जाने लगे, उनकी हाजिरियाँ कम हो गई थी। तो उसको पूछने लगे कहाँ जाते हो भाई, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं, तो बहाना बना देते थे। धीरे धीरे उनको लगा कि मुझे इधर इनके साथ काम करना चाहिए। तो ऐसा करते करते जब उन्होंने लिखना शुरू किया, उनके लिखे हुए को प्रिंट, वो बहुत से ऐसे पब्लिशर उनके सामने आ गए जो उनके इप्टा के थ्रू बहुत से पब्लिशर आए। तो पब्लिशर ने उनकी किताबों को, उनके लिखे हुए के जो थे, उन्होंने उनके नावल को छापना शुरू किया। तो उन्होंने 35 उपन्यास लिखे, 12 कथा संग्रह लिखे, 3 नाटक लिखे, 10 पवाड़े लिखे। एक जब वो सोवियत यूनियन में गए, वहाँ जो कुछ देखा, उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा और 14 लोक नाटक लिखे। जो आपने देखा हुआ वामपंथी विचारधारा के ट्रेड यूनियन के और युवा या छात्र विंग जो है नुक्कड़ नाटक जो करती है, उसमें ज़्यादातर नाटक ऐसे उससे नौजवान के लिखे हुए वो नाटक थे, वो उनके। और 8 उनके अब उनका नाम इप्टा के माध्यम से इतना बड़ा नाम उनका हो चुका था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके उपन्यास पे फिल्में बनने शुरू हो गई थी। ऐसे भेदभावपूर्ण ऐसी फिल्में उनके उस पर बनी, जो आपको बाद में जाके इस बारे में बताएंगे। 8 उपन्यासों पर उनकी फिल्में बनी, और वो जिनमें से फ़कीरा एक फ़िल्म है जो आपने बहुत सुन देखी होगी, नहीं देखी आप देख सकते हो। तो अब उस वक्त महाराष्ट्र जो है अंग्रेज़ों के हाथ से जैसे निकला, और इस देश में महाराष्ट्र में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में काम करना शुरू कर दिया। साथ साथ अब वो ट्रेड यूनियन में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कम उनकी हाजिरी होती थी, इप्टा में हाजिरी कम होती थी, और धीरे धीरे वो लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया था। लोगों के दुख तकलीफ और वो सारी बातों को संगठित करने का काम उनको सौंपा गया, और वो तो चल पड़े थे। तो जब वो हर इंडस्ट्री में आते जाते, हर फैक्ट्री में आते जाते, तो लगभग जो है 14 अगस्त 1947 के रात को एक उन्होंने बहुत बड़ी कॉल दी। उनको लगा कि कल 15 अगस्त को आज़ादी है, तो उन्होंने कहा ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ऐसा नारा देने वाले एक युवा जिनका नाम अन्ना भाऊ साठे है, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका इतिहास पुरुष हम मानते हैं, हमारे महापुरुष है, जो मांग जाति में पैदा हुए, और उन्होंने जो है हमारे लिए जो कुछ किया वो मैं आगे यात्रा उनके मैं आगे मैं चर्चा करूँगा। अब तक वो जो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनके जो कुछ पढ़ाया गया वो पूंजीवाद, शोषण, आदमी का शोषण कौन करता है, इस बात की समझ उनको अंदर पैदा हो गई थी। लेकिन उनको ही पता था कि इसमें तो कोई शक नहीं कि उद्योगपति शोषण करता है, अपने मुनाफे के लिए शोषण करता है, अधिक से अधिक मुनाफे के लिए शोषण करता है। लेकिन उनको एक और बात भी समझ में आ गई थी कि नहीं, अकेला उद्योगपति शोषण नहीं करता, उस उद्योगपति के दिमाग में बैठा हुआ एक शैतान है, मनुवादी संस्कृति का शैतान है, वो हमारे समाज का पूर्ण तरह शोषण करता है। हमारे साथ जुल्म, जाति, दादागिरी, बदमाशी पिछले 5000 साल से जो करता आ रहा है, उसकी तरफ उनका ध्यान बटा, और उसकी तरफ ध्यान बटा तो उन्होंने हर चीज़ को कलमबद्ध करना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने अपने इसके विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया, और जब उन्होंने कहा कि मैं ये देश की आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, तो कामरेडों को पता लगा कि ये तो हमें फंसाएगा, ये गलत काम कर रहा है। तो उन्होंने उससे थोड़ी दूर किनारा कर लिया, और उन्होंने 60,000 से ज़्यादा, लगभग 1,00,000 और 60,000 के बीच में, कहते हैं इतना ज़्यादा बड़ा आंदोलन था, इतना बड़ा उस दिन मार्च किया और ज्ञापन दिया कि नहीं, अंग्रेज़ों को ज्ञापन दिया कि आप इस आज़ादी का हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, इन काले अंग्रेज़ों ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता दे के नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता है
कि जो हमारे हमारे जो है ऐसे अधिकार जो हमारे मुंह के आगे हांडी और पीठ के पीछे जिन्होंने छड़ा बांध दिया था, ऐसे लोगों के हाथ में आप अगर ये सत्ता दे के जा रहे हैं तो ये हमें और ज़्यादा गुलाम बना देगा। हमारे जीवन के अधिकार जितने आपने जो हमें दिए है पिछले 200 सालों में, वो अधिकार भी हमारे से छीन लेंगे। ऐसा उन्होंने बहुत बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने भाषण दिया और अंग्रेज़ों को ज्ञापन दिया, ऐसा उनका वो था और सोच रहा था। और तब तक वो बाबा साहब के पूरे मुरीद हो चुके थे। बाबा साहब के बारे में उन्होंने जो लिखा कि जग दला धालू नी धाव, जग बदला धालुरी धाव, शगुन गेले मद भीमराव। उन्होंने कहा जो कुछ है ये आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है ना, वो सब कुछ एक ध्रुव तारे की तरह चमकते हुए हमें नज़र आते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अगर हम बात मान लें, उनके साथ लग जाएं, उनके पीछे लग जाएं, उनके नेतृत्व में अगर हम काम करने लग जाएं, तो हमारा जो है ना हमारा ये बेड़ा पार हो सकता है, हमारा जो है ठीक हो सकता है, ये व्यवस्था ठीक हो सकती है। ऐसा उनका मानना शुरू हो गया, क्योंकि तब तक उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, और बाबा साहब को पढ़ने के बाद उस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में उन्होंने काम किया, और बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में काम करते हुए उनको लगा कि जब तक बाबा साहब ने 1950 में एक संविधान का निर्माण कर दिया था, लागू हो गए, तो 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उनके विचारों में काफ़ी बदलाव आया। तो उन्होंने मराठी भाषा में उस संविधान की कविता बनाई, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की कविता, लंबी लंबी उनकी कविताएं होती थी, और उन पे गीत बनाए संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल वाइज उन्होंने गीत बनाए, और लोगों में एक जागृति पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक और ऐसे ऐसे नाटक, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा और थिएटर के द्वारा लोगों में जागृति पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान उन्होंने शुरू किया। ऐसा उन्होंने अभियान शुरू किया। ऐसा योद्धा हमारे जो है अन्ना भाऊ साठे हमारे योद्धा है, जिन्होंने आंदोलन को गतिमान किया, और इस आंदोलन को गतिमान करते हुए समाज के अंदर एक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, और क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए हमारे बीच में एक नया नेतृत्व, एक नए बाबा साहब 1956 में चले गए, तो उनको लगा कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा साहब के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई, जुल्म हुआ है, बाबा साहब को मारा गया। उनको ये लगा कि बाबा साहब को बाबा साहब एक षड्यंत्र का शिकार हो गए, तो वो उस बात को सहन नहीं कर पाए। उनको इस बात की बड़ी पीड़ा थी लोगों के बीच में। बाबा साहब की देर देर रात तक जागते रहते थे। बाबा साहब की एक जो उनके साथ कोई ऐसा हुआ है, अनहोनी हुई है, वो बात अपने साथियों से चर्चा करते थे। उन बातों को अपने साथियों के साथ वो जिक्र करते थे देर रात तक उन्हें, और इस बात में लगे रहते थे कि बाबा साहब के साथ ठीक नहीं हुआ। वो ऐसे करते करते अब बाबा साहब का उन्होंने देखा कि बाबा साहब की बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी है, बाबा साहब की किताबें बहुत कुछ है। उस वक्त ज़्यादा किताबें नहीं छपी थी, तो बाबा साहब के माध्यम से, क्योंकि उनकी ज़्यादा शिक्षा तो उन्होंने ज़्यादा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने अपने इस काम को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 3 नाटक और लिखे, 10 पुहाड़े लिखे, और जो ऐसे 3 नाटक और 10 पुहाड़े और 8 उपन्यास एक और लिखे बाबा साहब के जाने के बाद। तो 3 साल उनको मौका मिला, 3 साल जो है उसके बाद बाबा साहब के जाने के बाद वो इतने 3 साल में 3 नाटक, 10 पुहाड़े और 8 उपन्यास अन्ना भाऊ साठे ने हमारे लिए लिखे। ऐसा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, ऐसा आंदोलन बाबा साहब के जाने के बाद उनका आंदोलन खड़ा हुआ कि इप्टा थिएटर के लोगों को सोचना पड़ा कि क्या हमने अन्ना भाऊ साठे के साथ ठीक किया। अब अन्ना भाऊ साठे की हर जगह मांग बढ़ गई थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इप्टा के लोग, दूसरे लोग, कांग्रेस के लोग उनके आले दिवाले घूमते थे, दूसरे लोग इधर उधर घूमते थे। अन्ना भाऊ साठे हर व्यक्ति का, हर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, हर जो है राजनीतिक पार्टी का, हर किसी का चहेता बन गया था। बाल ठाकरे उन जैसे लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अन्ना भाऊ साठे ने अपना एक अपना जो है अपना अपने क्षेत्र का चुनाव कर लिया था कि उन्होंने क्या करना है। इसलिए वो किसी के प्रलोभन में, किसी के इशारे में, किसी के बातों में वो नहीं आ रहे थे। और ऐसा करते करते हमारे बीच से 18 जुलाई 1959 में वो एक हमारे ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ एक सितारा हमारे बीच से सदा के लिए विलुप्त हो गए। क्योंकि जब उनको ये लगा कि मैं ज़्यादा देर इसको काम नहीं कर पाऊँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें उनके साथ कुछ धोखा भी हुआ। और उनके जाने के बाद उनके जो लिटरेचर है वो कुछ शरारती किस्म के लोगों ने अपने नाम से छपवा लिया। उनके परिवार के लोगों को आज भी उनका कोई रॉयल्टी इनकम नहीं आई।
लेकिन समाज को उन्होंने जो कुछ दिया, इतना बड़ा पाठक वर्ग, इतना बड़ा जो, और उनके उनके जो 8 फिल्में बनी उनमें से एक पेकेरा फिल्म जो है उनके ऊपर जो बनाई गई। तो ये बातें धीरे धीरे उनके साथ काम करते हुए कुछ ऐसे साथी थे, साहब कांशीराम जी के अनुयायी भी ऐसे मिले। उन्होंने कहीं जिक्र किया, साहब कांशीराम जी ने पूरे भारत में घूम घूम के ऐसे 24 महापुरुषों का लिस्ट बनाई जो हम समाज के लिए किसी न किसी टाइम में काम किया, चाहे वो कबीर साहब थे, गुरु रविदास जी थे, चाहे पेरियार थे। तो इन सब का उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उनके संघर्ष को, उनके इतिहास को, उनके संघर्ष को, उनके लिखी हुई बातों को उन्होंने इकट्ठा किया। उनको लगा कि उनका एक सपना क्या था, तो अन्ना भाऊ साठे का सपना को जब उनको साहब कांशीराम जी को बताया गया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बहुत बड़े शख्सियत हुए हैं अन्ना भाऊ साठे जिन्होंने इतना कुछ लिखा है, तो साहब कांशीराम जी ने भी कहा कि ऐसे शख्सियत के इतिहास से, ऐसे शख्सियत के संघर्ष से, ऐसे शख्सियत की जो लिखी हुई बातों से हमें सबक लेना चाहिए, हमें इन बातों। तो उनसे साहब कांशीराम जी के मन में भी एक विचार आया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अन्ना भाऊ साठे की तरह हम आगे इस बात को आगे बढ़ाएं। अन्ना भाऊ साठे की बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनके एक शिष्य थे, एक दलीप मेंढे की ड्यूटी लगाई कि अन्ना भाऊ साठे की जो साहित्य है उसको पढ़ के उनमें से जो फिल्म बनाई जा सके, उसके ऊपर जो उन्होंने नारा दिया था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। मैं भी ये मानता हूँ कि अब भी इस नारे में गुंजाइश है कि अब भी ये आज़ादी जो है हमारे लोगों के लिए आज़ादी नहीं है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर के लिए आज़ादी तो है, लेकिन हमारे देश में बाबा साहब के संविधान से ये तो हमें मिल गया। राजनीतिक तौर पे हमें एक वन वैल्यू वन मैन, राजनीतिक पॉलिटिकली तो हम एक है, लेकिन आर्थिक तौर पे, दूसरे सामाजिक तौर पे आज भी हमारे साथ भेदभाव होता है, चाहे हमारा IAS हो, IPS हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, किसी स्तर का कोई व्यक्ति हो, आज भी जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे उसके साथ भेदभाव होता है। ये ठीक नहीं है। ऐसा सोच के दलीप मेंढे की ड्यूटी लगाई, एक टीम जो महाराष्ट्र में उनके साथ काम कर रही थी साहब कांशीराम जी के साथ, उनकी ड्यूटी लगाई और एक फिल्म का निर्माण किया। जो फिल्म जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, उस फिल्म का नाम है तीसरी आज़ादी। जो फिल्म है वो साहब कांशीराम जी के करोड़ों रुपए लगा के अपने एक एक पैसे पाई जोड़ के कांशीराम जी ने जो फिल्म बनाई थी। आज उस फिल्म का एक लास्ट का पार्ट जो लगभग 1 घंटे का पार्ट है, कांशीराम जी का पार्ट है, वो पार्ट जो है कुछ शरारती लोगों ने इस फिल्म से डिलीट कर दिया। आज वो फिल्म का पार्ट जो दलीप मेंढे जैसे साथियों के पास आज भी सुरक्षित है। इसमें मायावती जी भी नहीं चाहती कि कांशीराम जी को उसमें दिखाया जाए, और दूसरे लोग भी, चाहे वामन मेश्राम या बामसेप के अन्य कोई लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि कांशीराम जी का ये थे। तो आज तक इसमें कहीं उस फिल्म में साहब कांशीराम जी का शुरू में टाइटल में भी है, तो शुरू और लास्ट में जो तीसरी आज़ादी की फिल्म का सीन काटे गए। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी हैं वो साहब कांशीराम जी ने ये कहा दलीप मेंढे को कि अन्ना भाऊ साठे को इसके अंदर इस तरीके से करैक्टर दिखाया जाए तो आने वाला इतिहास उनको याद रखे। तो अब फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि इतिहास का कुछ वर्णन करता है एक व्यक्ति आके, एक इतिहास की कुछ चर्चा करता है, उसके बाद आगे हिस्ट्री शुरू, उसके बाद वो स्टोरी बनती है, स्टोरी बोलते हैं। तो वो अन्ना भाऊ साठे का करैक्टर जो है साहब कांशीराम जी ने वहाँ फिट करवाया। ऐसा हमारे बीच में ऐसे हमारे पुरोधा, हमारे क्रांति ज्योति, ऐसे हमारे दादा, मैं कह सकता हूँ उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, और सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे भेदभाव को एक कलम का हथियार बना के उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया। तो ऐसे हम योद्धा को हम सलाम करते हैं। और अभी आपने एक और, मैं इसके बीच में एक साथ जोड़ना चाहूँगा कि जो इप्टा थिएटरिनी वामपंथी विचारधारा के लोग आजकल विद्यार्थी मोर्चे जो निकालते हैं, जहाँ कहीं भी कुछ होते हैं, जो नारे लगाते हैं, और एक नारा आपने सुना होगा, एक गीत जो कन्हैया कुमार JNU के आंदोलन में एक गीत आप सबको सुनने को मिला, लेकर रहेंगे आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, तो आतंकवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हक हमारी आज़ादी, हमारी जान से प्यारी आज़ादी। एक ऐसा गीत देने वाले ऐसे हमारे योद्धा, ऐसे हमारे पुरोधा, हमारे दादा परदादा अन्ना भाऊ साठे द्वारा लिखे गए गीत, ऐसे कितने हजारों ऐसे गीत उनके 35 उपन्यासों में भरे पड़े हैं, ऐसी कविताएं उनकी भरी पड़ी है, ऐसे गीत उनके भरे पड़े हैं। एक बार फिर लाल सलाम, जय भीम। ऐसे साथी को बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन।